Hello students, welcome back to your channel. My dear, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 हम कर चुके हैं. आज पार्ट 2 करेंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसके 2 या 3 लेक्चर मेरे बच्चे और लगेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मेरे बच्चे, इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है और इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं. तो चारों नाम आपको इसके पता होने चाहिए. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा कॉमन लॉ है. ये क्या कहता है कि जब भी कोई आइटम हम कंज्यूम करते हैं और लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है. बड़ी फंडामेंटल चीज आपने नोटिस किया होगा. कभी आप घर आए, आपको बड़ी भूख लगी हुई है, मम्मी ने खाना दिया, पहली चपाती आपको बड़ी अच्छी लगती है, भूख लगी हुई है. अब दूसरी चपाती कंपैरेटिवली कम अच्छी लगती है क्योंकि भूख थोड़ी शांत हो चुकी है, और तीसरी चपाती शायद आप इसलिए खा रहे हैं कि 3 चपाती खाते हैं लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा. कभी आपने सोचा है क्या है ये? माय डियर, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही तो है. क्या कहता है? व्हेन वी कंज्यूम ए कमोडिटी continuously, the utility derived from each extra unit will go on decreasing. तो ये लॉ कहते हैं जैसे जैसे कोई आइटम को हम कंज्यूम करते जाएंगे, लगातार कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी. तो फंडामेंटल है ये, कोई भी चीज आपके पास जितनी ज्यादा आती जाएगी उसकी वैल्यू, उसकी यूटिलिटी आपके लिए उतनी कम होती जाएगी. मेरे बच्चे, इसकी डेफिनेशन को अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं साइड में हो गया. अब आता मेरे बच्चे नेक्स्ट. ये लॉ जो है कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. अब ये तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में जब भी कोई हम लॉ देते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ एजम्पशन जरूर ली जाती है. तो यहां भी हमने कुछ एजम्पशन ली हुई है. जैसे एजम्पशन नंबर 1, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. हम अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 मेजर कर सकते हैं. ये हमारी पहली एजम्पशन है. कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, हमारी अगली एजम्पशन क्या है कि कंजप्शन कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस, मतलब एक चपाती, फिर एक और चपाती, फिर एक और चपाती. ऐसा नहीं एक चपाती सुबह खाई और एक चपाती शाम को खाऊंगा, फिर तो दोबारा यूटिलिटी उतनी क्रिएट हो जाएगी. देन नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि मम्मी ने पहले तो प्लेन चपाती दे दी और बाद में आलू वाला पराठा दे दिया तो भैया यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. दोनों सेम होने चाहिए, पहला आलू का पराठा, दूसरा भी आलू का पराठा, या पहली सिंपल चपाती, दूसरी भी सिंपल चपाती. रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल. रैशनल कंज्यूमर होता है जो कैलकुलेटिंग नेचर का होता है. इसको हमेशा क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हम अज्यूम करते हैं हर आइटम की अलग अलग यूटिलिटी है. मान लो 2 आइटम कंज्यूम कर रहे हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स की अपनी यूटिलिटी है, वाई की अपनी यूटिलिटी है. जैसे एप्पल और ऑरेंज खा रहा हूं मैं, तो एप्पल की अपनी यूटिलिटी है, ऑरेंज की अपनी यूटिलिटी है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट. हम अज्यूम करते हैं कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है इट रिमेन कांस्टेंट. देन फिक्स इनकम एंड प्राइस, कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स्ड है और कमोडिटी की प्राइस भी फिक्स है. तो ये हमने कुछ यहाँ पे असम्पशन ली जिनके ऊपर हमारा लॉ बेस्ड है. ठीक है बच्चे, बेटा थोड़ा सा आज मेरे को लिखने में दिक्कत आएगी, मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, लेकिन शेड्यूल था कि आज मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं कर रहा हूँ. तो थोड़ा सा आज मेरी हैंडराइटिंग जरा अजीब सी होने वाली है क्योंकि थोड़ा सा हाथ मेरा उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा. अब आते हैं, इस लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. तो मेरे बच्चे टेबल बहुत सिंपल है इस लॉ का. आपने क्या करना है, देखो, व्हाट टू यू हैव टू डू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को, आइटम को लगातार कंज्यूम कर रहे हैं. अब इधर लिख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी और इसके यूनिट क्या है मेरे बच्चे? यूटिल. सबसे पहले आपने क्या कंज्यूम किया? 10, फिर 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4. हम क्या देख रहे हैं? जैसे आइटम को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है. तो मेरे टेबल बनाना बड़ा इजी है. 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4.
या 5 से शुरू करके 5 4 3 2 1। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, मार्जिन यूटिलिटी आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। कोई चीज हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, तो एक टाइम आता है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो जाती है, जीरो, और एक टाइम के बाद उसकी यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाती है। जैसे देखो ना, अगर हम ज्यादा चपाती खा लेंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी, तो नुकसान शुरू हो जाएगा, तो यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अब मेरे बच्चे इसी को हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम में। लुक एट द डायग्राम। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, उसी टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा कि पहले यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली हमें, पहले यूनिट से मिली 10, दूसरे से कितनी मिली 8, फिर तीसरे से 6, ठीक है, फिर चौथे से 4, पांचवें से 2 और छठे से 0, सातवें से -2 और फिर आठवें से -4। तो ये आपके पास आ जाएगा और फिर इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चे लाइक दिस। तो ये हमारा बन गया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये क्लियरली क्या दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे एक आइटम को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती चली जा रही है। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बड़ा फंडामेंटल लॉ है। क्या कहते हैं, जैसे जैसे कोई आइटम को हम कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी कम होती चली जाएगी। तो बड़ा सिंपल है बेटे, टेबल भी बहुत आसान है इसका याद रखना, और डायग्राम भी बहुत सिंपल है। फिर आता है कि भाई क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब ये लॉ अप्लाई नहीं होता। व्हाट आर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक्सेप्शन में आपको बताना है वो सिचुएशन जहां हमारा लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सर, देयर आर सम एक्सेप्शंस। सबसे पहले मेरे बच्चे आते हैं क्यूरियस एंड रेयर आर्टिकल्स। जो रेयर आर्टिकल्स होती हैं, रेयर थिंग्स होती हैं मेरे बच्चे, वहां पे ये लॉ नहीं लगता। अब आप देखो ना, जैसे मेरे पास मान लो कोई सपोज करो ओल्ड क्वाइंस हैं, ओल्ड स्टैम्प्स हैं, तो उनके केस में ये लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जितनी मेरे पास क्वांटिटी बढ़ती जाएगी रेयर आर्टिकल्स की, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप देखो ना, हमारे पास मान लो कोई ओल्ड क्वाइंस हैं, ठीक है, ओल्ड मान लीजिए आपको स्टैम्प्स इकट्ठा करने का शौक है। बेटे आज मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब चलेगी। देन तो ओल्ड क्वाइंस हैं, ओल्ड स्टैम्प्स हैं, इन जितनी आपके पास ज्यादा होती जाएंगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो यहां भी हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता। फिर सेकंड, माइजर, जो कंजूस आदमी होता है, उसके केस में भी लॉ नहीं लगता। क्यों? कंजूस आदमी के केस में क्या होता है, जितना उसके पास पैसा ज्यादा आता जाता है, उसकी जो लस्ट फॉर मनी है, जो मनी की इच्छा है उसकी, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो कंजूस आदमी के लिए पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो यहां भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। फिर मेरे बच्चे गुड बुक्स, गुड पोइम्स। अब आप घर में कभी भगवत गीता पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, रामायण पढ़िए। अब इनको आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, इनकी यूटिलिटी आपके लिए उतनी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो यहां भी लॉ अप्लाई नहीं होता। फिर मेरे बच्चे ड्रंकर्ड, शराबी आदमी। अब शराबी आदमी के साथ क्या होता है, जितनी वो शराब ज्यादा पीता है उसको उतना मजा और आता जाता है। तो उसके लिए यूटिलिटी कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रही है। हाँ, बाद में चाहे वो नाली में गिरा हो और कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए उसकी यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है। तो यहां भी हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता। तो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार आपने स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए इन चारों का। फिर मेरे बच्चे आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस। ठीक है, अब जब यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं, हमारे पास दो केस होते हैं। एक सिंगल कमोडिटी केस होता है, एक टू कमोडिटी है, इसको सेवल कमोडिटी केस भी कह देते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंगल कमोडिटी विद वन यूज, या सिंपल सिंगल कमोडिटी आ जाए। मतलब टीचर क्या कहेगा, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी विद वन यूज। अब केस क्या है कि भैया मेरा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूं एक आइटम पे और उसका एक ही यूज है। अच्छा, वन यूज अगर टीचर ने लिखा हुआ तब भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ तब भी, सिंगल कमोडिटी आ जाए तब भी आपने यही करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास कुछ लिमिटेड मनी है और मेरे को अपने पेन पे खर्च करनी है। सपोज करो पेन खरीदनी है। अब पेन का सिर्फ एक ही यूज है, लिखने के काम आता है, और कोई काम तो नहीं आता ना। तो अब मेरा इक्विलिब्रियम कब होगा, यानी केस क्या है, कंज्यूमर को अपने पैसे एक ही आइटम पे खर्च करने हैं, उसका सिंगल यूज है, तो भैया उसका इक्विलिब्रियम कब आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी
आइए डिस्कस करते हैं। इन दिस केस कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। याद रख लीजिए क्या कंडीशन है इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा कि जब वो अपने पैसे इस तरह से खर्च करे, खर्च करता रहे। कब होगा इक्विलिब्रियम? व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। कहते हैं क्या केस है? कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज मनी ओनली ऑन वन गुड। कंज्यूमर को अपने पैसे एक ही आइटम पे खर्च करने हैं, तो वो इस तरह से खर्च करे। व्हेन अ कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज मनी ऑन ए कमोडिटी विद वन यूज, एक ही आइटम है, उसका एक ही यूज है, उस पर खर्च करना है, देन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। कब होगा इक्विलिब्रियम में? व्हेन प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगी तो कंज्यूमर विल डेफिनेटली इन द इक्विलिब्रियम। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा और अच्छे से। अच्छा, यहां भी कुछ असम्पशंस है मेरे बच्चे, जो हमने कभी भी कोई कंसेप्ट करना होता है, आपको पता है इकोनॉमिक्स में असम्पशन तो लेते ही हैं, तो यहां भी आपकी सेम असम्पशन है जो हमने पहले ली थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के टाइम। पहली असम्पशन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर से मेजर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस कंजप्शन है, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर रैशनल है, यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है, मार्जिनलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, फिक्स्ड इनकम है कंज्यूमर की, प्राइस भी कांस्टेंट है। एक सिर्फ और आ गया, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ एक असम्पशन एक्स्ट्रा ऐड हुई है कि किसके ऊपर बेस्ड है ये? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। यानी कि ये लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है, जितना आप कंज्यूम करते जाएंगे यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, बाकी सारी असम्पशन सेम है। अच्छा बेटा, पेपर के लिए ना आपको 8 के 8 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 या 5 भी आप लिख देंगे आपका काम चल जाएगा, लेकिन पता आपको सारी होनी चाहिए सो दैट कि आप इसमें से कोई भी 5 या 6 इजीली लिख सके। तो बेटा इनका भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, साथ साथ लेते रहे, बढ़िया है आपके लिए। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड देन डायग्राम। अब इस टेबल को जरा ध्यान से समझेंगे। अब इस टेबल में क्या लिया हमने, ध्यान दीजिएगा। पहले कॉलम में हमने यूनिट्स लिए हैं 1 2 3 4 5। इधर मैंने प्राइस लिए, मान लो कॉमोडिटी की प्राइस मैं अज्यूम कर रहा हूं 60 रुपीज, हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है, प्राइस इज फिक्स, तो 60 हमने फिक्स कर लिया। मार्जिनल यूटिलिटी हमने किस में ली हुई है? यूटिल्स में। तो मान लीजिए पहले यूनिट से 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20। ये कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मेरे को ना प्राइस को और मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करना है। अब देखो प्राइस किस में दी हुई है? रुपीस में, और यूटिलिटी किस में दी हुई है? यूटिल्स में। अब दोनों के यूनिट अलग अलग हैं, इन्हें कंपेयर करना मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूटिलिटी को कन्वर्ट करने जा रहा हूं इन रुपीस। किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? रुपीस में, ताकि दोनों के यूनिट सेम हो जाएं और मेरे लिए उनको कंपेयर करना आसान हो जाए। और मैं अज्यूम करता हूं 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीस। हम अज्यूम करते हैं कि 1 यूटिल किसके बराबर है? 1 रुपीस के। तो इसका मतलब 100 यूटिल किसके बराबर हो गए? 100 रुपीस। 80 यूटिल किसके बराबर हो गए? 80 रुपीस। 60 यूटिल किसके बराबर हो गए? 60 रुपीस। 40 यूटिल किसके बराबर हो गए? 40 यूटिल्स। एंड 20 यूटिल इज इक्वल टू 20 रुपीस। तो ये यूटिलिटी किस में आ गई? रुपीस में। तो बेटा याद रखेंगे, इसे कन्वर्ट जरूर करना है। कई बार बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं तो टीचर नंबर काट सकता है, क्योंकि टेक्निकली दो अगर अलग अलग यूनिट्स हैं हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम कंपेयर करते हैं प्रॉपरली। देखो, अब एक कंज्यूमर ने पहला यूनिट खरीदा, उसको यूटिलिटी मिल रही है 100 रुपीस और प्राइस पे कर रहा है 60 रुपीस। तो यहां पे कंज्यूमर को सरप्लस मिल रहा है 40 रुपीस का। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। जितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जितना पे कर रहे हो, उससे कितना आपको ज्यादा मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम उसने फिर 60 रुपीस दिए, अब यूटिलिटी मिली 80 रुपए की, अब उसको कितना सरप्लस हुआ? 20। फिर उसने 60 रुपीस दिए और यहां पे उसको यूटिलिटी कितनी मिली? 60 रुपीस की। नाउ कंज्यूमर सरप्लस इज 0। और माय डियर यहां पे आप देखें, प्राइस इज आल्सो इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस कितनी है? 60। मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है? 60। एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अगर इसके बाद कंज्यूमर कंज्यूम करता है, वो 60 रुपीज पे करेगा, यूटिलिटी मिलेगी 20, तो नुकसान हो जाएगा -20 का। दे रहा है 60 रुपए, मिल रहा है 40 रुपए। फिर अगर एक और यूनिट लिया 60 रुपए, अब उसको मिलेंगे 20 रुपीज की यूटिलिटी।
40 का नुकसान हो जाएगा, -40। तो कंज्यूमर यहां इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। देखो सिंपल समझने वाली बात है, जितना प्राइस आप पे कर रहे हो, जब तक आप उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है आप कंज्यूम करते रहोगे। लेकिन जैसे ही जितनी प्राइस पे कर रहे हो यूटिलिटी उसके इक्वल आ जाएगी, 60 से यहां पे आया, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है? व्हेन प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है बच्चे? ये टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए इस टेबल का, फिर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। क्लियर है बच्चे? चले आगे। अब मेरे बच्चों देखो, इस टेबल को हमने कैसे बनाना है, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमने जो प्राइस लाइन है वो दिखा देनी है। प्राइस लाइन हमने क्या ली हुई है? प्राइस यहां पे हमने फिक्स ली हुई है, दैट इज द 60। तो आपने ये 60 की प्राइस लाइन ये मेरे बच्चे फिक्स दिखा देनी है, दिस इज द प्राइस। ठीक है, फिर मार्जिन कब बनाएंगे? पहले पे कितना था माय डियर? 100, सेकंड पे 80, थर्ड पे 60, फोर्थ पे 40, फिर 6 पे 20 एंड सो ऑन। तो इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, दिस वन। तो ये मेरे बच्चे दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और ये पॉइंट ई जहां पर ये दोनों इक्वल हैं, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम कहां आ गया? वेयर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एट पॉइंट ई, जहां कंज्यूमर कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं? 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा अब देखो ये तो हो गया सिंपल, लेकिन कई बार टीचर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लेता है। कंज्यूमर पूछता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिएक्शन? वो कहते हैं व्हाट विल बी रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर? क्या रिएक्शन होगी इफ प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी? भाई अगर प्राइस ज्यादा है मार्जिनल कम है तो कंज्यूमर की क्या रिएक्शन होगी? देखो ये केस ये वाला है, दिस केस कि मान लो कंज्यूमर 5 यूनिट कंज्यूम करता है, तो यहां पे देखो प्राइस आपकी ज्यादा है 60 और उसको जो यूटिलिटी है वो कम मिल रही है, दैट इज द 20। तो व्हाट विल बी रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर? कहते सिंपल है, कंज्यूमर क्या करेगा? ही विल डिक्रीज द कंजप्शन। भैया मेरे को प्राइस ज्यादा देनी पड़ रही है, यूटिलिटी कम देनी पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं रैशनल कंज्यूमर हूं, मैं अपनी कंजप्शन को कम करूंगा एंड डिक्रीज द कंजप्शन एंड कंटिन्यू टू डिक्रीज, और तब तक डिक्रीज करता रहूंगा जब तक प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल ना हो जाए। यानी कंज्यूमर कंजप्शन को डिक्रीज करेगा और कब तक करता रहेगा? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। यानी अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कहां आना है? वेयर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही आप ऑपोजिट केस लीजिए, कहते हैं व्हाट विल बी रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर इफ मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस? अब टीचर पूछ लेता है क्या होगा अगर मार्जिनलिटी ज्यादा है प्राइस से, तो क्या कंज्यूमर की रिएक्शन होगी? व्हाट विल बी रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर? तो सिंपल है सर, अगर यूटिलिटी ज्यादा है, जैसे कि ये केस लेते हैं फर्स्ट यूनिट, अब यहां पे यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 100, और प्राइस कितने दे रहे हो? 60, तो आपको फायदा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर मेरे बच्चे इंक्रीज करेगा अपनी कंजप्शन, इंक्रीज द कंजप्शन, अपनी कंजप्शन को बढ़ाएगा। एंड बेटा राइटिंग मेरी आज थोड़ी सी बहुत माशाल्लाह आ रही है क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, तो प्लीज मैनेज करें। एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज टिल अगेन प्राइस बिकम इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अगेन वो तब तक अपनी कंजप्शन को बढ़ाएगा जब तक प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाती। यानी अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कहां आना है? वेयर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है बच्चे? तो ये क्या केस था? सिंगल कमोडिटी विद वन यूज। हमने देखा कंज्यूमर अपने पैसे एक ही आइटम पे खर्च कर रहे, उसका एक ही यूज है, तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? क्लियर है बच्चे? अब मेरे बच्चे इससे आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज। अभी हमने क्या केस किया? वन कमोडिटी। टीचर कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटी आ जाए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटी, ठीक है, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी।
या आपसे टीचर पूछ ले लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बताओ, या टीचर आपसे पूछ ले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, या टीचर पूछ ले सेकंड लॉ ऑफ गोसेन बताओ, तो बेटा एक ही आंसर है। बेसिकली जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमें बताता है कि जब कंज्यूमर अपने पैसे अलग अलग आइटम पे खर्च करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो ये बेसिकली वही एक्सप्लेनेशन हो जाती है। और गोसेन ने हमारे दो लॉ दिए थे, एक लॉ दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, उसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन बोलते हैं, और दूसरा दिया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, इसको सेकंड लॉ ऑफ गोसेन बोलते हैं। तो चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे बच्चे, आंसर इज सेम। तो आइए डिस्कस करते हैं अब क्या केस है। अब केस ये है कंज्यूमर ने अपने पैसे खर्च करने हैं अलग अलग आइटम पे। मान लो मेरे को पेन भी लेने हैं, रजिस्टर भी लेने हैं, ठीक है, और मेरे को एक दो आइटम्स और भी लेनी है, तो मैं अपने पैसे कैसे खर्च करूं ताकि मेरे को इक्विलिब्रियम मिले। तो ये केस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज, या टू कमोडिटीज आ जाए तो यहां पे सिंपल हमारी क्या कंडीशन होती है कि इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो हर आइटम की किसके इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोला मैंने, इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखो, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनलिटी ऑफ वाई डिवाइड ऑफ प्राइस ऑफ वाई, मार्जिनलिटी ऑफ जेड डिवाइड ऑफ प्राइस ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू MUM। MUM क्या है यहां पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी जब मार्जिनलिटी और प्राइस की रेशियो हर आइटम की, एक्स की, वाई की, जेड की, किसके बराबर होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, देन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये हमारी कंडीशन है। यानी टू कमोडिटी केस क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनलिटी और प्राइस की रेशियो हर आइटम की किसके बराबर होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। बेटा आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। अब मेरे बच्चे अजम्पशन यहां भी सेम है जो हमने सिंगल कमोडिटी वाले केस में ली थी, सेम अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूस कंजप्शन, no change in quality, national consumer, independent utility, marginality of money is constant, fixed income price, it is again based on law of diminishing marginal utility। तो assumptions आपकी सेम मेरे बच्चे वही आएंगी जो पिछले वाले केस में किया था। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। अब ध्यान से देखिएगा इस टेबल को और फिर इस डायग्राम को भी देखिएगा। सर देखिए पहले टेबल को देखते हैं। अब इस टेबल में आप देखिए हमने कैसे बनाना है ये टेबल। आपने इधर क्या लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। मेरे बच्चे इसको आप 10 से शुरू कीजिएगा। अच्छा पहले यूनिट आ जाएंगे 1 to 8, ठीक है। मार्जिनलिटी ऑफ एक्स गुड कैसे करेंगे, 10 से शुरू करें, एक एक कम करते जाएं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसको 12 से शुरू कीजिए, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। अब ये दो कॉलम आपने और बनाने हैं जिनमें रेशो दिखानी है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की। और यहां मैं ज्यूम कर रहा हूं प्राइस ऑफ एक्स गुड इज ₹1, प्राइस ऑफ वाई गुड आल्सो ₹1। तो MUX ओवर PX यानी कि मार्जिनलिटी ऑफ एक्स गुड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स गुड, और 10 over 1, क्योंकि प्राइस हमने 1 लिया, सेम ही आ जाएगा 10 over 1 10, 9 over 1 9, 8 over 1 8 एंड सो ऑन 7 6 5 4 3। इसी तरह मेरे बच्चे इधर भी हमने प्राइस क्या लिया है 1, तो MUY ओवर Y यानी कि 12 over 1 12, 11 over 1 11, क्योंकि प्राइस आपने 1 रखी है, सेम आ रहा है, 10 over 1 10, 9 over 1 9 एंड सो ऑन। तो पहले आप ये बताइए आपको ये जो टेबल है समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। क्योंकि टेबल आपने देखो ना बनाया, डायग्राम आपने नहीं बनाया, तो इकोनॉमिक्स में मेरे बच्चे नंबर नहीं मिलती। जिस क्वेश्चन में टेबल डायग्राम है ना मेरे बच्चे, वहां तो बनाना ही बनाना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। अब मेरे बच्चे जब ये काम हमारा हो गया, अब ध्यान से समझिएगा केस। मान लेते हैं कंज्यूमर के पास है 10 रुपए। कितने हैं मेरे बच्चे, 10 रुपए हैं। अब वो कहता है वो 10 रुपए कैसे खर्च करे इन दोनों के ऊपर, एक्स और वाई पे, ताकि उसको मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये MUX ओवर जो PX है किसके बराबर होगा, MUY ओवर PY। कि भैया आपकी कंडीशन तो यही है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब मार्जिनलिटी और प्राइस की रेशियो दोनों आइटम की क्या हो, इक्वल। अब मैंने यहां पे अज्यूम किया कंज्यूमर के पास 10 रुपए हैं, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा जब वो
मेरे बच्चे 4 यूनिट खरीदे एक्स के और 6 यूनिट खरीदे वाई के, ताकि दोनों से मिलने वाली जो मार्जिनल और प्राइस की रेशियो है वो क्या हो, सेम। ये देखो ना, जब उसने 4 इसके आइटम खरीदी, किसकी, एक्स की, और 6 उसने खरीदे वाई के, तो अब देखो यहां पे क्या मिल रहा है, 7-7, रेशियो क्या आ रही है, 7-7। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, मान लो कंज्यूमर के पास 8 रुपए होते, कितने होते, 8 रुपए, तो उसका इक्विलिब्रियम कब आता, जब वो 3 यूनिट खरीदता एक्स के और 5 यूनिट खरीदता वाई के, तो यहां पे क्या आता, 8। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर उसके पास 6 रुपए होते तो कब इक्विलिब्रियम आता, जब 2 यूनिट खरीदता एक्स के और 4 यूनिट खरीदता मेरे बच्चे वाई के, ताकि यहां भी 9 और यहां भी 9। तो बात समझ आई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आना है, जब इनकी रेशियो इक्वल हो। तो ये कई बार आपको अगर न्यूमेरिकल भी आए तो आपने उसको इस तरह से खर्च करके देखना है कि दोनों पे जो रेशियो है, लास्ट जो आप रुपये खर्च करें वो सेम आनी चाहिए। अब इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा बनाना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे अगेन मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10 रुपए। अब इस डायग्राम को जरा अच्छे समझ लीजिए, गलत नहीं बनाना पेपर में, डायग्राम बड़े अच्छे से बनाना है इसको। देखो, इस डायग्राम में आपने क्या करना है, पहले आपने इधर लाइन लगानी है और यहां पे 0 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये लाइन इधर लगा लीजिए, इधर हम वाई गुड को दिखाने वाले हैं, और फिर इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, वाई गुड को हम इधर दिखा रहे हैं और एक्स गुड को हम इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने क्या शो करना है मेरे बच्चे, एम यू एक्स ओवर पी एक्स, एक्स एक्सिस पे, और इधर मैंने दिखाना है एम यू वाई ओवर पी वाई। अब आपने अपने टेबल से ही बनाना है इसको। पहले यूनिट पे क्या था, 12, फिर 10, then 11, then 10, then 9, then 8, then 7 and so on। तो ये आपका बन जाएगा मेरे बच्चे कब, एम यू एक्स ओवर पी एक्स। अच्छा, कई बार ना टीचर सिर्फ इसको एम यू एक्स लिख देते हैं, क्योंकि प्राइस हमने 1 एज्यूम की हुई है। जब प्राइस हम 1 एज्यूम करते हैं तो एम यू एक्स ओवर पी एक्स या एम यू एक्स ओवर 1, तो सम टाइम कुछ आपको मिलेंगी बुक्स में जहां पे ये एम यू एक्स अकेला लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइस 1 एज्यूम की है तो एम यू एक्स इस तरह से भी वो लिख देते हैं, ऐसे एम यू वाई को भी। अच्छा, इधर आपने क्या करना है, 10 9 8 7 6 5, तो ये आप ज्वाइन करेंगे, ये आपको मिल जाएगा एम यू वाई एक्स ओवर पी एक्स। तो ये आपके पास आ गया। एंड माई डियर, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जहां पे आप क्या देख रहे हो, एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई, दोनों इक्वल है। और यहां पे क्लियर नजर आ रहा है कि मैं एक्स के कितने यूनिट खरीद रहा हूं, 4 यूनिट ऑफ एक्स, और अगर मैं वाई के देखूं तो 6 यूनिट ऑफ वाई, एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। बेटा, डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर डायग्राम आपने सही नहीं बनाया टीचर नंबर नहीं देगा, तो अच्छे से डायग्राम को जरूर करके जाना है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो मेरे बच्चे, अब कई बार टीचर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, व्हाट विल बी रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर। अभी इक्विलिब्रियम तो हमने कर लिया, अब टीचर पूछता है व्हाट विल बी रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर इफ एम यू एक्स ओवर पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई ओवर पी वाई। तो क्या होगा भाई, क्या रिएक्शन होगी, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। यहां पे 3 आंसर बनते हैं। नंबर 1, क्योंकि देखो अब बड़ा सिंपल केस है, हमें कहते हैं कंज्यूमर की क्या रिएक्शन होगी, एम यू एक्स ओवर पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई ओवर पी वाई। अब देखो हमारा इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो। अब मेरे बच्चे यहां पे 3 केसेस होंगे। नंबर 1, आइदर कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स गुड। पहला केस क्या होगा, कंज्यूमर ऐसी कंजप्शन को बढ़ाना शुरू करे, एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज, और कब तक बढ़ाए, टिल
जब तक इनकी जो रेशियो है MUX ओवर PA शुड बी इक्वल टू MUY ओवर PY, ये ना हो जाए। सपोज करो कि ये मेरे पास है MUX ओवर PX इज ए सपोज 10 और ये है मेरे बच्चे 6, ठीक है। अब मेरा इक्विलिब्रियम कब आएगा, यानी ये एक्स की कंजप्शन को बढ़ाऊं ताकि ये 10 से 9, 8, 7, 6 तक हो जाए और मेरा इक्विलिब्रियम आ जाए। दूसरा केस क्या होगा, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाई गुड। कब तक, अगेन जब तक दोनों MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। सेकेंड केस क्या है भाई, कंजप्शन देखो 6 है ना ये और ये 10 है, तो Y कंजप्शन कम करनी शुरू करूं ताकि Y 7, 8, 9 और एटलीस्ट 10 तक पहुंच जाए। दो ही चीजें है ना, या तो X की कंजप्शन बढ़ाओ जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, या Y की कंजप्शन को कम करो, या तीसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ X गुड, increase the consumption of X good and decrease the consumption of Y good simultaneously। दोनों को इकट्ठा शुरू कर दीजिए, X को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, Y कंजप्शन कम करना शुरू कर दीजिए, जब तक दोबारा से दोनों इक्वल ना हो जाएं। यानी अल्टीमेटली देखो क्या केस है, अभी हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया हो क्या केस है, मैं भी आपको टेबल से क्लियर करता हूं अच्छे से दोबारा से। यहां पे ना 3 प्रोबेबिलिटी बनती है मेरे बच्चे, MUX ओवर PX ग्रेटर देन MUY ओवर PY, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों इक्वल हो। अब इक्वल करने के लिए यहां पे 3 केसेस हैं, पहले इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पीछे टेबल पे जाके इसे और क्लियर करता हूं कि एग्जैक्टली ये केस क्या है, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें टेबल से क्लियर करूंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये देखो टेबल में मैंने जो केस लिया था वही लेता हूं कि मान लो MUX ओवर PX है 10 और MUY PY है 6। अब मेरा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, मैं X की कंजप्शन को बढ़ाऊं तो ये 9, 8, 7 अल्टीमेटली करते करते 6 हो जाए और मेरा इक्विलिब्रियम आ जाए। यानी पहला केस क्या है, मैं X की कंजप्शन को बढ़ा रहा हूं। दूसरा क्या हो सकता था, मैं Y कंजप्शन कम करूं 7, 8, 9 करते करते ये 10 आ जाए, तो Y की कंजप्शन को कम करूं जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। और तीसरा केस क्या था, X को बढ़ा दूं Y को कम कर दूं साइमल्टेनियसली, यानी बीच में कहीं, जैसे सपोज करो कि बीच में कहीं इसको बढ़ाया ये 8 और यहां पे ये भी 8 आ गया और दोनों इक्वल हो गए। तो दिस इज माय डियर केस, समझ आई मेरी बात। तो ये अक्सर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा ओपोजिट भी पूछ सकता है टीचर, ओपोजिट क्या पूछ सकते हैं, ओपोजिट टीचर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, व्हाट विल बी रिएक्शन, अभी क्या पूछा था, MUX ग्रेटर देन PX। अब तीसरा क्या पूछेगा, अगर MUX ओवर PX लेस देन MUY ओवर PY है, यानी कि अब MUY ओवर PY की रेशियो अगर ज्यादा है और MUX ओवर PX की रेशियो कम है, तो कंज्यूमर की क्या रिएक्शन होगी, बेटा ऑपोजिट। अब यहां पे क्या 3 केस होंगे, मैं आपको टेबल से फिर क्लियर कर देता हूं। अब मान लो ये केस है, हमने यहां पे लिया है MUY ओवर, यहां पे केस लिया है MUY ओवर PY इज ग्रेटर देन, MUY ओवर PY इज ग्रेटर देन MUX ओवर PX। कि सपोज करो कि ये है मेरे बच्चे सपोज 10, MUY PY क्या है 10, ये ज्यादा है, और सपोज करते हैं ये है मेरे बच्चे 6। अब इक्विलिब्रियम कब होगा, तो यहां पे अगेन 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, आप Y की कंजप्शन को बढ़ाइए ताकि 10 से 9, 8, 6, 7, 6 और अल्टीमेटली दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, पहली बात हो गई। या दूसरा क्या हो सकता है, मैं X की कंजप्शन को कम कर दूं तो 6 से 7, 8, 9 करते करते ये 10 आ जाए और फिर ये दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, Y की कंजप्शन को बढ़ाऊं और X की कंजप्शन को कम करूं जब तक अगेन दोनों के दोनों MUX ओवर PX शुड बी इक्वल टू MUY ओवर PY
ना हो जाए। तो दीज आर माई डियर 3 केसेस। आई थिंक अच्छे समझ आ गया होगा। तो टीचर अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो घबराना नहीं है, इसी तरह से आपने आंसर दे देना और टेबल के साथ आंसर दोगे तो आपके लिए और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको समझाना भी इजी हो जाता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आसान हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा। कई बार टीचर आपसे पूछ लेगा, सर व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है जब हमेशा एक कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी को पसंद करेगा कम के मुकाबले। क्या मतलब है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का? अ कंज्यूमर प्रेफर्स ऑलवेज मोर क्वांटिटी टू द लेसर क्वांटिटी। जैसे यहां पे देखो 3 केसेस हैं। मान लो मैं कुछ पैसे लेके गया, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, तो मेरे को 100 रुपए से ये 3 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। एक दुकानदार मेरे को दे रहा है 4 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड 3 यूनिट ऑफ वाई गुड। एक दे रहा है 5 यूनिट ऑफ एक्स गुड और 3 यूनिट ऑफ वाई गुड, और तीसरा दे रहा है 5 यूनिट ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट ऑफ वाई। तो ऑब्वियसली मैं किससे लूंगा? तीसरे दुकानदार से लूंगा। ये है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अच्छा, अगर मेरे पास 2 ही दुकानदार होते, पहला और दूसरा, तो मैं किसको लेता? फिर मैं सेकंड कॉम्बिनेशन को लेता, ये मेरे लिए बेटर था। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है अ कंज्यूमर और रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कॉमोडिटी टू द लेसर ऑफ कॉमोडिटी। कि जो हमारा रैशनल कंज्यूमर है हमेशा मोर क्वांटिटी को प्रेफर करेगा लेस के मुकाबले। जैसे देखो ना, पहले कॉम्बिनेशन में 4x + 3y, दूसरा 5x + 3y का दोनों में से चूज करना है। कस्टमर क्या चूज करेगा? कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि x ज्यादा मिल रहा है। और अगर तीनों में से चूज करना है तो ये चूज करेगा कॉम्बिनेशन 3, क्योंकि x और y दोनों की मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पे मिल रही है। तो दिस इज माय डियर मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो इसके साथ हमारा जो पहला पार्ट है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, यूटिलिटी एनालिसिस, वो खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम मैं शुरू करूंगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। तो बच्चे बस अच्छे से लेक्चर अटेंड करते रहिए, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।